पेश खिदमत है सिलसिलावार नावल वो एक परी है। तहरीर रेहाना अमजद बुखारी। किस्त नंबर 9। सभी की नजरों में इश्तियाक था और वो मबहूस से उसे देख रहे थे। नीलम को शायद अपनी इसी किस्म की पजीराई का बखूबी अंदाजा था। वो एक अंदाज से चलती हुई आगे बढ़ी। सांचे में ढला गुदाज जिस्म, स्याह मुश्कबू दराज गेसू, कुदरत का वो हसीन शाहकार परी तमसाल फरजान के करीब जाके रुक गई। उसे खड़ा देखकर फरजान अपने उसी मखसूस लहजे में गोया हुआ। मिस नीलम, कहते हैं शहर में एक मर्तबा मस्त बाबा आ गए। आते ही उन्होंने हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ी देग लाई जाए। लोग दौड़ पड़े। देग लाई गई। फिर हुक्म दिया, अब इस देग के साइज के मुताबिक चूल्हा बनाया जाए। चूल्हा बन गया। हुक्म हुआ लकड़ियां रखकर आग जला दी जाए। चूल्हा जल गया। मस्त बाबा ने हुक्म दिया, देग में पानी भरकर ढकना लगा दिया जाए और उसे चूल्हे पर रख दिया जाए। अगली सुबह ढकना उठाया गया तो देग पुलाव से भरी हुई थी। सारे शहर में ऐलान किया गया कि हाजतमंद आए, उन्हें खाना खिलाया जाएगा। इस ऐलान पर सारा शहर थालियां उठाकर पहुंच गया। खाना थालियां भर भर कर तकसीम किया जाने लगा। अगले रोज जब दोबारा देग का ढक्कन उठाया गया तो देखा देग जूं की तूं भरी हुई है। शहर में मस्त बाबा की धूम मच गई। पैरोकार और अकीदतमंद थालियां भर भर कर बांटते, मगर देग जूं की तूं भरी रहती। हाजतमंदों में मुझ जैसा एक फकीर भी था जो खाली हाथ आता और सारा दिन खड़ा तमाशा देखता। अकीदतमंद कहते, मियाँ तुम क्यों खाली हाथ खड़े हो, बर्तन लाओ और चावल ले जाओ। वो कहता, मैं हाजतमंद नहीं हूं। अकीदतमंद इस बात पर बहुत हैरान होते कि खड़ा भी रहता है, दीदे फाड़ फाड़ कर देखता भी है, मगर चावल लेता है ना ही कुछ खाता पीता है। उन्होंने मस्त बाबा से बात की। बाबा ने कहा, उस शख्स को मेरे पास लाया जाए। मेरे जैसे गरीब फकीर को बाबा के सामने पेश किया गया। बाबा ने पूछा, मियाँ क्या बात है, सारा दिन देख के सामने खड़े रहते हो लेकिन देख के चावल नहीं खाते। फकीर बोला, मैं यहाँ देख को देखने नहीं आता, ना ही चावल खाने आता हूँ। बाबा ने पूछा, तो फिर तू यहाँ क्यों आता है? फकीर बोला, मैं तेरी जियारत करने आता हूँ। मेरी जियारत? वो क्यों? बाबा ने अचंभे से पूछा। तो फकीर बोला, तू जो इस शहर का रब बना हुआ है और लोगों को रिज्क तकसीम कर रहा है, तेरी जियारत तो करनी ही चाहिए। ये सुनकर मस्त बाबा का चेहरा पीला पड़ गया। चेहरे पर बदहवासी के तासुरात फैल गए। फिर वो चीख कर बोला, देग को उलट दो, चूल्हे पर पानी फेर दो। इतना कहकर मस्त बाबा ने लाठी उठाई और शहर से बाहर निकल गया। फरजान चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ था। नीलम ने जो मुसलसल फरजान की तरफ मतवज्जा थी, उसने अपनी रेशमी पलकों को जुम्बश दी और मुस्कुराकर अपनी गुनगुनाती हुई आवाज में बोली, लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ है। पहली बात तो ये कि यहाँ फकीर नहीं बल्कि मस्त बाबा खुद चल के आए हैं। दूसरी बात ये कि फिर हाजतमंद भी हम खुद हैं। तीसरी बात ये कि मस्त बाबा को तो फकीर की मची हुई धूम यहाँ खींच लाई है। मस्त बाबा तो शहर से निकल गए, लेकिन हम जाने वालों में से नहीं। हजरत दाग जहां बैठ गए। ये कहकर वो पुरसकून अंदाज में फरजान के मुकाबिल बैठ गई। इस दौरान कोई कुछ नहीं बोला। फिर फरीद खान ही गला खनखार के गोया हुआ, देग का इशारा कहीं हमारे मुल्क की तरफ तो नहीं है? यहाँ भी तो यही कुछ हो रहा है। एक ग्रुप आता है, खाता है, चला जाता है। फिर दूसरा ग्रुप आता है तो उसके जफाकश देग पर टूट पड़ते हैं, लेकिन देग खत्म होने में ही नहीं आती। और फरजान ने हाथ उठा के बात काटते हुए कहा, नहीं फरीद खान, ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ देखने में ही ज़बूहाली का दौर दौरा है, वगरना सड़कों पर बेशकीमत गाड़ियों की लाइनें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। दुकानों में सामान के अंबार बढ़ते जा रहे हैं। होटलों की रौनकें उरूज पर हैं। शॉपिंग मॉल खवातीन से भरे हुए हैं। खवातीन के चेहरे गुलाल हो रहे हैं। उनकी भूरी काली आंखों से किरणें फूटती हैं। स्टेटस के दर्जात बढ़ते जा रहे हैं। इंसान अब इंसान नहीं बल्कि स्टेटस एनिमल बन चुका है। आप मेरी मिसाल नहीं समझ सके।
फरजान की बात पर नीलम मुस्कुराई। उसके दांत मोतियों की मानिंद चमक उठे थे। उसकी मुस्कुराहट उसकी शख्सियत की तरह दिलकश थी। फिर वो फरीद खान से मुखातिब हुई। फरीद खान, दुनिया में जो भी बड़ा आदमी पैदा हुआ है, आलिम, मुहक्किक, साइंसदान, डॉक्टर, सोशल वर्कर, वो हमेशा गरीबों में से उभरा है। आज तक दौलतमंदों ने भी बड़ा आदमी पैदा किया? नहीं, दौलतमंदी ने हमेशा सिर्फ अय्याश लोग पैदा किए हैं। गुर्बत ही है जो एक दूसरे से हमदर्दी का दर्स देती है। यही गरीब हैं जिनकी बदौलत हमारे यहाँ खानदान कायम है। यूरोप में तो खानदान की बची खुची बाकियात पर भी झाड़ू फिर चुकी है। फरजान ने पहली बार दिलचस्पी से नीलम का चेहरा देखा। शायद उसकी बातें उसके दिल को लगी थीं। फिर वो उसकी आंखों में आंखें डालकर गोया हुआ। सुनते हैं गुर्बत में अल्लाह करीब आ जाता है। फिर नीलम के जवाब का इंतजार किए बगैर इधर उधर देखकर नजरें झुकाकर चंद लम्हे खामोश रहा। फिर बोला, जन्नत की आरज़ू है न दोज़ख का खौफ है। परवरदिगार, क्या मैं मुसलमान नहीं रहा? अजान ने मोटरसाइकिल लॉक की और कीचेन हाथ में लेकर खड़ा हो गया। कुछ देर वर्कशॉप की तरफ पुरसोच नजरों से देखा, फिर मजबूत कदमों से चलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। वर्कशॉप में ठक ठक की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन जो ही अजान ने कदम अंदर रखा, खामोशी तारी हो गई। उस्ताद अच्छू, खारी और खलील काम रोककर हैरत से उसकी तरफ देख रहे थे। अजान ने सरसरी अंदाज में उनका जायजा लिया और वर्कशॉप के आखिरी कोने की जानिब बढ़ता चला गया, जहां फरजान कतीरा उठाए फौलादी चादर को काटने में मसरूफ था। अजान करीब जाके रुका तो फरजान ने काम करते करते एक नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा और दोबारा काम में मसरूफ हो गया। कैसे हो फरजान? अजान ने खौफ होते हुए पूछा। जैसा था वैसा ही हूँ, फरजान ने सर उठाए बगैर जवाब दिया। वो मैं तुमसे कुछ बात करने आया था, अजान ने कदरे हिचकिचाते हुए कहा। तो करो, रोका किसने? फरजान का अंदाज हुनूस था। वो दरअसल चंद दिन पहले बाबा लाहौर गए थे, अजान ने जमीन पर उकड़ूं बैठते हुए कहा। जानता हूं, अक्सर जाते रहते हैं, फरजान ने लापरवाही से कहा। लेकिन इस मर्तबा कुछ अजीब बात हुई। बाबा 2-3 दिन का कहकर गए थे, लेकिन पूरे 8 दिन गुजर जाने के बाद भी वो वापस नहीं आए। उनका फोन बंद मिल रहा है और उनकी तरफ से कोई इतला भी नहीं मिली। तो फरजान ने काम रोककर अजान को घूरते हुए सवालिया अंदाज में कहा। तो लाजमी सी बात है कि हम परेशान हो रहे हैं। अम्मी जान ने मुझसे कहा कि परवीन खाला से फोन करके पता करो। अजान ने इस बार बरहमी से कहा। तो मैं क्या परवीन खाला हूं? जाओ जाके पता करो, फरजान ने उसी खुरदरे लहजे में कहा। यार, एक तो तुम बात को सुनते समझते नहीं हो, बीच में ही बोल पड़ते हो, अजान ने झुंझला कर कहा। मैं पता कर चुका हूं। परवीन खाला ने बताया कि 2 दिन रुकने के बाद वो उनकी बहन मुख्तारा की तरफ चले गए। फिर मैंने खाला मुख्तारा को फोन किया तो उन्होंने बताया कि बाबा बुखार की हालत में घर से निकले थे और उनके यहाँ जाते हुए रास्ते में बारिश हो गई। बुखार की हालत में बारिश में भीगने की वजह से उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर रोजाना घर आके चेक कर रहा है, लेकिन कोई अफाका नहीं हो रहा। उन्होंने हम लोगों के नंबर पर कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन न जाने क्या मसला था कि राब्ता नहीं हो सका। वो शुक्र अदा कर रही थी कि अच्छा हुआ तुम्हारी कॉल आ गई। मैं तो ये सब सुनकर परेशान हो गया हूँ। अम्मी जान को ये सब कैसे बताऊं? वो तो पहले ही बहुत जल्दी परेशान हो जाती है, उनकी तबीयत भी बेहतर नहीं रहती। मुझे ये सारी रामलीला सुनाने का मकसद क्या है? फरजान सख्त अंदाज में कहकर दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गया था। अजान को अंदाजा तो था कि फरजान जिद्दी और सरकश है। उसका ख्याल था बाबा की बीमारी का सुनकर शायद वो अपने रवैये में कुछ लचक पैदा कर ले, लेकिन फरजान के अंदाज ने उसके ख्याल की नफी कर दी थी। उसे गुस्से के साथ साथ अफसोस भी हो रहा था। वो कुछ देर खड़ा तासुफ से उसे देखता रहा, फिर एक झटके से मुड़कर बाहर निकल गया। फरजान ने पलट कर भी नहीं देखा था उसे। अजान ने फरजान का सारा गुस्सा किक मारकर निकाला था। मोटरसाइकिल के स्टार्ट होते ही उसने तूफानी रफ्तार से बाइक आगे बढ़ा ली। अजान फरजान की बातों को सोचता चला जा रहा था। उसे फरजान का लबो लहजा और उसके अल्फाज पसंद नहीं आए थे।
लेकिन फरजान को एहसास तक नहीं था। जाहिर है कि इन बातों की परवाह अगर फरजान को होती तो फैजी साहब उसे देश निकाला क्यों देते। अजान के जज्बात अपनी जगह, मगर फरजान फरजान था। अजान सोचों में गुम बाइक उड़ाए चला जा रहा था। सिग्नल बंद होने पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक रुक गया। अजान ने लाशऊरी अंदाज में अपने इर्द गिर्द देखा और उसकी नजरें एक शनासा चेहरे पर जम गई। उसने बाइक का रुख मोड़ लिया। स्कूल के प्रोग्राम खत्म हुए 15-20 दिन गुजर चुके थे। माहूम 2-4 प्रोग्राम करने के बाद ही साथ छोड़ गई थी। अजान ने इकबाल साहब से एग्रीमेंट किया था तो बकिया प्रोग्राम करने ही थे। लिहाजा इन प्रोग्राम्स के लिए अजान को एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस की खिदमत हासिल करनी पड़ी, जो कि अजान को काफी एक्सपेंसिव पड़ी। लेकिन जाहिर है जिस काम का बीड़ा उठाया था उसे पाया तकमील तक तो पहुंचाना था। तोहन और करहन बाकी प्रोग्राम भी कर लिए गए, लेकिन न जाने क्यों अजान पहले जैसी दिलचस्पी बरकरार न रख सका। बस फर्ज अदा करने वाली बात थी और जैसे तैसे उसने ये फर्ज अदा कर दिया था। और अब 20-30 दिन के वक्फे के बाद उसकी टीम का एक लड़का आज पहली मर्तबा उसे नजर आया था। आहा, अजान साहब, बड़े दिनों बाद दीदार हो रहे हैं, कहाँ गायब थे? नईम खुर्रम, जो इस दौरान अजान को देख चुका था, करीब आते हुए बोला। हमने कहाँ जाना है, यहीं है। तुम सुनाओ, कैसे हो? अजान ने बाइक साइड पर खड़ी करके लॉक की और उतरकर नईम से मुसाफा करते हुए बोला। ठीक हूँ यार, आओ कुछ देर बैठते हैं, चाय पीते हैं। नईम अजान का हाथ थामे करीब ही मौजूद होटल की अंदरूनी सम्त खींच ले गया। और सुनाओ, क्या हो रहा है आजकल? अजान ने दरियाफ्त किया। दोनों बातें करते हुए हाल कमरे में दाखिल हो गए और एक मेज के गिर्द रखी कुर्सियां घसीट कर बैठ गए। बस यार, होना क्या है, वही है चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। सुबह स्कूल और शाम ट्यूशन क्लासेस। एक टीचर की जिंदगी में इसके अलावा होगा भी क्या? अच्छा, अजान ने नईम की बात पर धीमे से मुस्कुराते हुए वेटर को इशारा किया। वेटर को चाय का ऑर्डर देकर अजान फिर नईम की तरफ मुतवज्जा हुआ जो पूछ रहा था। आप सुनाएं अजान साहब, कोई नया प्रोजेक्ट हाथ नहीं लगा? नईम ने पूछा। नहीं यार, फिलहाल तो नहीं, अगर होता तो तुम ही लोगों से राब्ता करता, उसने संजीदगी से कहा। क्या बात है अजान साहब, कुछ परेशान लग रहे हैं? नईम ने उसके चेहरे के तासुरात से अंदाजा लगाया। हाँ यार, आजकल वाकई परेशान हूँ, अजान ने सच्चाई से एतराफ किया। क्या हुआ, खैरियत तो है? नईम ने खुलूस से पूछा। असल में बाबा पिछले दिनों लाहौर गए थे और वहां जाके उनकी तबीयत नासाज हो गई है। मैं उसी परेशानी में हूँ, और वैसे भी वो काम तो खुद चल के मेरे पास आ गया था, वरना तुम तो जानते हो तुम्हारी तरह मेरी भी अपनी रूटीन है, मैं भी अपनी शॉप में मसरूफ रहता हूँ। ओह, परेशान नहीं हो आप, मौसमी बुखार होगा, ठीक हो जाएंगे, नईम ने तसल्ली दी। तो अजान ने भी सर इस बात में हिला दिया। कहानी अभी बाकी है, फिर मिलते हैं अगली किस्त में, सिर्फ दास्तान कदा पर।